आइए जानते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज, लॉस एंड रिफॉर्म्स, यानी हाल के दिनों में कुछ जो मेन रिफॉर्म हुए हैं, पॉलिसी आए हैं, लॉस आए हैं, उनके बारे में जानेंगे। लिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं डिस्कस करने वाला हूँ 3 मेन कानून पे, 3 फार्मूला पे, वो भी क्विकली, क्योंकि अब वो जो मेन रिफॉर्म हुए थे वो भी अब गायब हो चुके हैं, रिपेल हो चुके हैं। तो हम थोड़ी सी एक समझ बनाने के पॉइंट के ही एंगल से इन कानून को समझेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे, आने वाले साल में जब भी कोई और रिफॉर्म होगा, इसी कानून पे ही घुमा फिरा के होने की चांस है। इसलिए इन 3 जो किसान कानून थे जो बाद में रिपेल हो गए, इनके क्या सही तथ्य थे सरकारी दस्तावेज के आधार पे, उसको जानते हैं। अब पहला कानून बताना चाहूँगा, पहला एक्ट, वो एक्ट 2020 में, तीनों ही तो 2020 में ही हुए ना, जब कोरोना का दौर चल रहा था। आपको बताना चाहूँगा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये पहला कानून था। एक बात और बता दूं, कानून को बताने के पहले, एक्ट को बताने के पहले ये भी बता दूं थोड़ी सी पॉलिटी की भाषा, अर्थव्यवस्था की भाषा, सॉरी राज व्यवस्था की भाषा। जो कोई भी कानून होता है, जब वो ड्राफ्ट रहता है और पार्लियामेंट में सबमिट होता है तो वो बिल कहलाता है, और पास हो जाता है पार्लियामेंट से, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्ट, कानून। और एक्ट है इस तरह से, किसी भी एक्ट के अंतर्गत कोई संस्था के इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो वो संस्था उस एक स्पेशल कानून के तहत बना है, ठीक है, उसका एक अलग मायने रखता है। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये एक्ट 2020 में पास हुआ पार्लियामेंट से, और इसमें जो 3 कानून थे उनमें से एक कानून है। नाम जब आप देखते हो तो नाम में काफ़ी बातें होती है और कई बार थोड़े से अलग लगती है, जो अंदर की सेंस है ना वो नहीं झलक के आती, आपको न्यूट्रल ही लगते हैं। लेकिन जिनके लिए बनाया गया कानून है वो उस कानून से प्रभावित हो रहे होंगे, किसान, तो चिल्लाएंगे ही और तो बोलेंगे ही, भले ही आप कितना ही सुंदर नाम दे दो, अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ करके नाम दे दो कानून का। तो यहाँ पे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, एक बात और मैं बोलना भूल गया कि ये 3 कानून हैं वो केंद्र सरकार ने लाया, और ये एग्रीकल्चर विषय है। और अभी मैंने कहा था एग्रीकल्चर विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता, ये बात बोला था ना मैंने, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो इसलिए है क्योंकि बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में काम करती है, 54% पॉपुलेशन स्टिल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और जो कह सकते हैं बड़ी आबादी एग्रीकल्चर करते हुए गांव में रहती है, उनके वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बना है। लेकिन कायदे से एग्रीकल्चर के विषय में कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। सेंटर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू कूदी नहीं, लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि बार बार सामने आते थे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर आते थे व्हेन फार्म लॉस वर डीलिंग, जब किसान कानून को डील कर रहे थे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ही सामने आ जाते थे, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट प्लीज, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू मूव किया। इस कानून को बोला कि हम ट्रेड के एंगल से कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो कॉमर्स है और ट्रेड है वो किसका एरिया आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का।
तो इसे कई जो एक्सपर्ट होते हैं वो लूप होल कहते हैं कि आपको करना है और किसी के भी अधिकार में इंक्रोच करना है तो आए बाएं करके कुछ भी कर सकते हो, ऐसा भी मानना था। सरकार ने किसान कानून जो लागू किए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू लागू किए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। और कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ही सामने आ रहे थे, तो लोग कंफ्यूज होते थे कि शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू ही हुआ है। आइए जानते हैं इस पहलू को। जैसे नाम पे लिखा है, किसान का जो प्रोड्यूस है उसके ट्रेड और कॉमर्स पे, नाम में भी लिख दिया ना, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये एक वो था, आड़ था। प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है, ये मेंशन था पहले कानून में। और इस कानून में क्या बात था उसको आप समझिए। एक ऐसा ये कानून है, दिस प्रोवाइड फार्मर एंड अ ट्रेडर विद द फ्रीडम टू चूज द सेल एंड द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका मेन मतलब ये सेंस ये दे रहा था कि किसान अपनी प्रोड्यूस है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में बेच सकता है, मतलब एक मंडी से दूसरे मंडी में बेच सकता है। जबकि वो बात उन्होंने पहले ही जो इनाम के थ्रू भी हो गया था वो काम, और किसके थ्रू हो जा रहा था, जो APLM मॉडल एक्ट है उसके थ्रू। तो पहले के जो दो कानून थे, इनाम स्कीम, उसमें भी काफ़ी हद तक एक मार्केट, एक मंडी में ही ना बेच के दूसरे मंडी में भी बेचा जा सकता था। और ऊपर से जो मॉडल APLM एक्ट 2070 है उसके तहत में भी वो बात मेंशन था। तो उसी का एक तरह का एक्सटेंशन था ये, कि फार्मर और ट्रेडर हैं वो फ्रीडम है। और जब ऐसे नाम देखते हैं तो इसको आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग गुड फॉर द फार्मर। अब फार्मर को इनको नाम में कुछ और लगा है लेकिन अंदर में कुछ गलत लगा है, तभी उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंट पार्ट। मेन जो लिखा है हम उसी पे ही सेंस रखेंगे कि फार्मर एंड ट्रेडर्स आर विल बी फ्री टू चूज द सेल एंड द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये इस कानून की बात है मेन। इट अलाउड फार्मर एंड बायर टू ट्रांजेक्ट इन एग्रीकल्चर कमोडिटी आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडी, promoting competitive alternative trading channel for efficient and transparent inter-state and intra-state trade। यहाँ भी ये बात ये हो गया कि किसान उसी राज्य के मंडी पे बेचेगा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के मंडी में भी इंट्रा-स्टेट ट्रेड भी कर सकता है, दूसरे राज्य के भी मंडी में बेच सकता है। ये बात मेन था इसमें। लेकिन इसमें कई लोग जो कंफ्यूज कर रहे थे ना कि किसान को इस कदर फ्री किया है कि किसान अब वो बाहर व्यापारियों को बेच सकते हैं। तो क्या पहले नहीं बेच सकते थे बाहर तो कितना में बेच दीजिए। केवल बाहर इसलिए लोग नहीं बेचना चाहते थे किसान क्योंकि बाहर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम पैसा रहता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो पैसा है जो सरकार तय करती है कि ना चलो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं और इस नाम से मिनिमम इतना में तुम्हारा हम ले लेंगे। मिनिमम है वो, मैक्सिमम नहीं है। जैसे राइस का 2000 रुपीज़ पर कुंटल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मिनिमम वैल्यू है उसके प्रोड्यूस का। किसान मंडी में बेच रहा है तो 2000 में जा रहा है, वो बाहर ओपन मार्केट में बिकेगा तो 4000 में नहीं जाएगा, वो जाएगा 1500 रुपया में या 1200 रुपया में। और यदि वो जाता बाहर में ज़्यादा प्राइस जाता तो फिर वो क्यों बेचता, वो मंडी में जाके सरकारी में जाके वो खुद ही नहीं जाता। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न भी हुए थे। हाँ, इस स्कीम में ये बात साफ था कि इंट्रा स्टेट ट्रेड होगा, और अंदर की बात बहुत सारे अलग थी जो किसानों को लगा कि इसमें कुछ और भी बातें हैं। उनको लगा कि इस तरह से कुछ दिनों तक बाहर में थोड़ा बाहर अच्छा बिकेगा और बाद में ये मंडी नहीं रहेगा। तो फिर आपका उनको डर हो गया, मतलब उनको जो लगा, उनका एंगल मैंने पढ़ा था, सुना था, उसी को ही बता रहा हूँ। उनको लगा कि शायद जो है ये गड़बड़ मामला है, इसलिए वो विरोध कर रहे थे।
हाउएवर एज ऑफ नाउ दिस एक्ट हैज़ बीन रिपेल्ड, फिर अब ये रिपेल्ड हो गया, ठीक है, कानून अब नहीं रहा। तो थोड़ी सी समझ बनाने के लिए इस कानून के बारे में बात किया। दूसरा कानून था किसान कानून में से द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसमें क्या कर रहा है, किसानों को सशक्त करना है और उन्हें सुरक्षा देना है जब भी प्राइस एश्योरेंस में सौदा हो, एग्रीमेंट हो और फार्म सर्विस हो। तो ये कानून को सिंपल शब्दों में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, क्योंकि इस कानून के तहत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल कानून जो है पहले आ चुका था, उसको भी बताना भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बताने के लिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट अलग आ चुका है। अब आइए जानते हैं इसमें क्या थे। इसमें दिस एक्ट एम्ड टू इस्टेब्लिश ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नेटवर्क बनाना है। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप कई बार पढ़ते हो। फार्मिंग का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक उगाने वाला यानी प्रोड्यूसर यानी फार्मर के बीच में, और दूसरे साइड में एक तरफ किसान या प्रोड्यूसर कह सकते हैं, किसान का लीजिए, और दूसरा साइड होता है कंपनी जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदना है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, पार्ले जी है, तो पार्ले जी बनाने वाले कंपनी है, उसको कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ज़रूरत पड़ेगी, गेहूँ, वीट का। तो वो किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, गेहूँ किसानों के साथ में। ऐसा ही जो किसान केचप, किसान छाप केचप बनाते हैं ना, किसान केचप, उस कंपनी को किस किसान के साथ में टाइप करना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना रहेगा, टोमेटो ग्रोअर। तो एक तरफ कंपनी और दूसरे तरफ में किसान, तो दोनों के बीच में सौदा होता है, और ये सौदा लगाने के पहले होता है, प्रोड्यूस करने के पहले, क्रॉप लगाने के पहले। क्या चीज़ का होता है तय, दो चीज़ को, प्राइस और क्वालिटी। मतलब जैसे किसान केचप कंपनी है, तो वो उनके और इसके बीच में क्या तय होगा, ये कहेगा कि 1 किलो टमाटर इस क्वालिटी का इस 50 रुपये के भाव से मुझे देना। ये ना लगाने के पहले ही, सीजन के पहले तय हो जाता है। अच्छे क्वालिटी ग्रेड ए का 1 किलो टमाटर 50 रुपये के भाव से देना, ऐसा तय हुआ है। और फिर तय हो गया है तो अब दोनों का अपने घाटे फायदे हैं। इसको जब बाद में कंपनी को दर दर भटकना नहीं बनेगा अपनी केचप बनाने के लिए, माल खोजने में, कच्चा टमाटर खोजने में। और इसको क्या होता था ये को किसान को फिक्स किसी के पास बिकना है टाइम पे, सड़ेगा नहीं। टोमेटो जैसे वेरी पेरिसेबल आइटम कि प्रोड्यूस हो गया है और कोई खरीदार नहीं, फिर सड़ेगा। आ गया बात समझ में, इस तरह की बात होती है। तो दोनों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि किसान इस कंपनी से पैसे उठा के साइंटिफिक खेती करता है और प्रोडक्शन को और क्वालिटी फुल और हाई लेवल का प्रोडक्शन करता है। तो ये पहले से था। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू से ही फ्रूट कल्टीवेशन में होते आ रहा है। जो भी मैंगो आर्चर्ड होता है, एप्पल आर्चर्ड होता है ना, वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू से होते आ रहा है। गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गेहूं किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टोमेटो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब बढ़ा है। अब इसमें घाटा क्या था या प्रॉब्लम क्या था, इशू या चैलेंज क्या थे। ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है उसके पास में बड़ा पैसा होता है, कम पावर, नेता ले लेते हैं, वो मंत्री नेता सब बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े रहते हैं। पावरफुल MBA की हुई महिला होती है डील करने के लिए, स्माइल मार दे तो किसान गिर जाए, ठीक है। और दिमाग भी, ब्यूटी विद द ब्रेन कहते हैं ना, पढ़े लिखे भी और तेज दिमाग भी।
तो ये किसान है इनोसेंट, यदि उसके साथ में जब डील होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान तो उसको सस्ते में निपटा देते हैं वो सुंदरी। ठीक है, ऐसा होता है, ये रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा था। उनके पास में निगोशिएशन, प्यार से इस्माइल मार दे, ले लीजिए ना 20 रुपया में, 20 रुपया में दे दीजिए 1 किलो टमाटर। तो कई बार हो सकता है कि इस्माइल में आके वो दे भी दे, लेकिन किसान का सब वो है। और दूसरी बात, जब भी कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जैसे क्या होता है कि मार्केट में बाहर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो ये कंपनी क्या करती है, मार्केट में 20 रुपीज़ में मिल जा रहा है तो इसे 50 रुपये में क्यों खरीदेगा, फिर इसे गोल मोल घुमा देगा और नहीं खरीदेगा। वो बाहर से टमाटर खरीदेगा 20 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ पर केजी क्यों खरीदेगा फिर। तो ऐसा वो कंपनी फिर चीट कर देगा। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये भी कुछ नहीं करता, समाज का कमज़ोर सेक्शन है किसान, वो ना एक बार पैसा मिलता है खेती बाड़ी के लिए, उसके बाद बच्चों की शादी के लिए, छठी के लिए, हर काम के लिए पैसा मांगने लग जाता है। और जब ना मार्केट में कम प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्ट का कीमत 70 रुपये किलो चल रहा है, तो उसको नहीं बेचेगा, ओपन मार्केट में बेच देगा, तेल लेने जाए सौदा। और जो डील होता है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वो में, तो वो ना कच्चा डील था, और सबसे ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉटेशन अल्टीमेटली किसान का होता था। तो सरकार बनी इसलिए होती है कि कमज़ोर तबके का सुरक्षा हो। तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को लीगलाइज ढंग से किया, कानून बना के किया, एज ए मीडिएटर बनने के लिए, कि चलो किसान का पूरी भला मैं नहीं कर सकता, तो ये जो कंपनी रेडी है उसके सामने दोस्ती करके उसको एडवांस फंड देने के लिए, उसको ज़्यादा पैसे दे करके साइंटिफिक खेती करने के लिए बोल रहा है और उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो लेट देम। हाँ, एज ए गार्जियन मैं बीच में रहूँगा, और मैं जो ड्राफ्ट बनेगा उसको, जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मेरे लिखित में होगा, ताकि कोई चीटिंग ना हो दोनों के बीच में। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसौदा आया। बात समझ में आ रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों लाया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से किसान को प्रोटेक्ट और एम्पावर करने के लिए मेनली ये लाया गया था। ठीक है, अब इसमें सामने को तो देखिए कई चीज़ें में सुपरफिशियली अच्छा लगता है, सही जा रहा है, लेकिन वो कई बार जब किसान को खुद लगेगा कि जो कंपनी और सरकार दोनों ही कब्जियाने में लगे हैं, उनको एंगल समझ में आने लग जाता है, तो फिर कह ही नहीं सकते। आप बार बार कहोगे कि ये बेवकूफ़ है, इनको कोई बरगला रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्टूडेंट हो, किसान हो या कोई भी, उसको हर व्यक्ति को अपना घाटा और फ़ायदा काफ़ी हद तक समझ में आता है। कितना भी उसके भले के लिए बात कर रहे हैं और उसको लग रहा है कि डाउट है गुरु, तो वो नहीं सुनेगा फिर। ठीक है, किसी को भी मूर्ख समझना ठीक नहीं होता, सबका जितना भी भगवान बुद्धि देता है उतना में वो बेटर होने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए भी वो उन्होंने विरोध किया, उनको कुछ गलत दिखा होगा। इट एम्ड टू इंश्योर ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सब समझ गए ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो किसान और फर्म के बीच में, ताकि जो जिस प्राइस में सौदा तय हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी प्राइस में उसी क्वालिटी का वो बेचें। क्योंकि बहुत रिपोर्ट भी उसी समय का मैं बता देता हूँ, बहुत तामझाम हुआ था। मैं एक केस भी पढ़ा था, जियो कंपनी ने चालू कर दिया था खरीदना शायद गेहूं को या धान को मध्य प्रदेश में, और फिर ना जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गया था ना, तो वो मना कर दे रहा था लेने के लिए, ये कि तुम्हारा जो ग्रेन है वो ढंग से सूखा नहीं है। मैंने कहा था ना प्राइस और क्वालिटी, क्योंकि कंपनी को नहीं लेना होता है ना, और मार्केट में सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो कोई ना कोई बहाना करके वो कर देता है कि तुम ढंग से सुखा के नहीं लाए हो, टमाटर थोड़ा ज़्यादा पक गया है, कच्चा है, इस तरह की कुछ भी करके। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप करके मेनली करना चाहते हैं। एनीवे, तो ये भी अब रिपेल हो चुका, ख़त्म हो चुका, इसलिए इसका भी ज़्यादा सेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे एक और तीसरा कानून था। तीसरा कानून है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। आपको बता दूं, इसेंशियल कमोडिटी, अनिवार्य वस्तु,
इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ओरिजिनली पास हुआ था 1955 में, 1955 में, आज़ादी के कुछ साल जस्ट बाद। डू यू नो व्हाट इज़ द इसेंशियल कमोडिटी? इसेंशियल कमोडिटी में वो वस्तु आते हैं जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लिस्टेड है, और उन वस्तुओं को, उन कमोडिटी को लिस्टेड किया गया है जो पब्लिक के लिए इसेंशियल माना गया है। मतलब सब चीज़ पे कोई कानून बने या ना बने, जो इसेंशियल कमोडिटी है उस पर कानून बनाया गया। इसका मतलब जो लिस्ट में आते हैं इसेंशियल कमोडिटी में, उसके ऊपर में स्पेशल टेक केयर रहता है गवर्नमेंट का। ये इसेंशियल चीज़ है। और ये जो कमोडिटी होते हैं ना, इसका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 1955 के तहत में जो कमोडिटी आता है, इसका कोई भी आदमी ब्लैक होर्डिंग नहीं कर सकता। ब्लैक होर्डिंग क्या होते हैं कि काला बाजारी जिसे कहते हैं हिंदी में, कि उस प्रोड्यूस को पहले जमा के रख लेना और मार्केट में पूरा शून्य कर देना, खुद सबको खरीद के रख लेना दबा के गोडाउन में, और मार्केट में नहीं रही तो खुद ही प्राइस को बढ़ाना और फिर उतारना ज़्यादा दाम पे और खुद बेचना। ऐसा बहुत केस में होता है। जब भी शार्टेज पड़ता है, चाहे वो टोमेटो हो या वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, कोरोना के टाइम में कई सारे जो इंजेक्शन थे उसका भी ऐसे ब्लैक होर्डिंग होना चालू हो गया था। इसका प्याज का, ओनियन का करते ही रहते हैं लोग। मार्केट में टोमेटो अभी हो गया है तो टोमेटो को तो ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, लेकिन जिसके पास मैं सोचो कि डीप फ्रीजर रहेगा, वो बड़ा पैसा वाला होगा, बड़ा बड़ा गोडाउन का डीप फ्रीजर रहेगा, वो नहीं कर देगा ऐसा। सब मार्केट से खरीदेगा और रख देगा और दाम बढ़ा के वो बेच देगा फिर बाद में। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें 1955 वाले में ओरिजिनल में वो जो गुड्स रखे थे उनको ना ब्लैक होर्डिंग नहीं कर सकते थे, और इसको सरकार कर्व करती थी गलत होने पे। इसको जैसे जो फेयर प्राइस शॉप होता है ना, राशन की दुकान में, राशन की शॉप में मिलते हैं, वो वस्तु ज़्यादातर इसी ग्रुप के आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें? राइस हो गया, व्हीट हो गया, आटा, शुगर, चीनी, और वो केरोसिन, मिट्टी तेल, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। तो जब ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो इस अमेंडमेंट एक्ट में गलती क्या हुआ था, या क्या कहिए, इसको रिमूव कर दिया गया था। अब इसका मतलब क्या है? रिमूव कर दिया गया था उनको कि सीरियल है, पल्सेस है, ऑयलसीड, एडिबल ऑयल, ओनियन या पोटैटो है, ये इसेंशियल कमोडिटी के दायरे से बाहर, यानी कोई भी रख सकता था। और इसके लिए जो ऐसा इसमें जो गलत करना चाहेंगे वो क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े कंपनी जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और अब तो लिमिट रहा नहीं, कानून हट गया, वो जितना भी चाहें उतना वो रख सकते थे। उसके अपने घाटे और फायदे हैं। स्टोरेज तो मिल गया, वो घर सामान तो रख लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरा चारों तरफ का चीज़ है वो सूंख लिए, रख लिए, और फिर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ा। तो इससे ऐसा करने लग गए सच में कोई कंपनी, तो क्या होगा? मतलब भाई अब तो सरकार, वो उसने खरीद लिया, अब वो अपने दाम पे बेच रहा है, सरकार उसके ऊपर थोड़ी हथौड़ा चला सकती है कि मार्केट में प्राइस कम हो गया है तो मार्केट में शार्टेज पड़ गया है, जो पब्लिक है उसको, गरीब लोगों को मिल नहीं रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, और 5 रुपया किलो हो गया है चावल, क्योंकि वो बेच रहा है सामने वाला जिसने पूरा स्टॉक रख लिया है वो, तो वो फिर गलत हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए काफ़ी हद तक किसानों को ये चीज़ भी डाउट था, तीनों घुमा फिरा के चीज़ें था। सरकार ने पता नहीं रॉन्ग और राइट अपने उद्देश्य से लाया था। सरकार तो कह रही थी कि हम समझाने में फेल हो गए। एनीवे दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट एक कानून की बात समझ में आ गई ना कि तीनों कानून में मोटी मोटी क्या बात थी और किस बात का जिक्र था। यही उद्देश्य था इन रिफॉर्म के बारे में बताना, और आने वाले टाइम पे ये वापस तीनों कानून हैं एक घूम फिर के चेंज होना, घूम फिर के आने की संभावना बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अब थोड़े लोग ज़रूरत समझते हैं वर्तमान समय में। भले ही किसानों का भी काफ़ी हद तक ये कहना था कि उनको पूछ पाछ के कहते, उनके साथ
तालमेल बिठा के कहते और उनको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता, तो वो इतनी ज़्यादा धरना प्रदर्शन करके रिपील करने की बात नहीं करते, ऐसा भी बात था। तो उम्मीद है ये 3 यह है कानून है वो भी आपको समझ में आया होगा। इन सब का डिटेल ब्रीफ में एग्रीकल्चर करंट अफेयर एग्रीका में मिलेगा, और आपको डिटेल जानना है तो आपको फिर वेबसाइट से भी देख सकते हैं, PIB वगैरह से या वेबसाइट से। थैंक यू।